में क्या किया जाता है? डीएनए रेप्लिकेशन। और किस समय? एस फेज ऑफ इंटरफेज इन अ न्यूक्लियोप्लाज्म। तो बिल्कुल उस समय में इस तरीके से ये डबल स्ट्रैंडेड का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में डीएनए होता है। जिस समय में इसे अपने डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल बनानी होती है तो उस समय अपने आप में इसका जो एक बॉन्डिंग पैटर्न होता है इस तरीके से एटीसीजी हमने यहाँ लिखवाया है। कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्डिंग में होते हैं एटी एंड सीजी। जी हुआ तो सी रहेगा, टी हुआ तो ए रहेगा। तो मे भी कंसिडरेशन में हमने कहा है कि प्यूरिन्स वाले कौन होते हैं? एडोनिन एंड ग्वानिन। और पिरिमिडिन्स वाले कौन होते हैं? साइटोसिन एंड थायमिन। तो कभी भी गलती से पेयरिंग ए पेयर्ड विथ जी या फिर सी पेयर्ड विथ टी ऐसा नहीं बनता, क्योंकि एडेनिन एंड ग्वानिन एक ही टाइप के होते हैं, साइटोसिन एंड थायमिन एक ही टाइप के होते हैं। तो हमेशा अपोजिट में वो अपनी पेयरिंग बनाते, जिसे कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। तो हमेशा ही ए पेयर्ड करेगा टी के साथ और सी पेयर्ड करेगा जी के साथ। जैसे हमने यहाँ दिखाया कि ये ऑलवेज बी पेयर्ड विथ टी और मे बी कंसिडरेशन में सी ऑलवेज पेयर्ड विथ जी। और मे बी अगर यहाँ पर जी आता है तो यहाँ उसकी कॉम्प्लीमेशन में हमेशा सी ही आएगा। अगर इधर टी आता है तो उसकी कॉम्प्लीमेशन में ए ही आएगा। तो इस तरीके से ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग में ये पूरा डीएनए एक दूसरे से दो धागों को अपने साथ एक दूसरे के साथ जकड़े रखता है। पर इनमें से कभी कभी हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक ऐसी वीक पॉइंट होती है, एक ऐसी पॉइंट होती है जहां पर इन एटी और सीजी में की जो बॉन्डिंग्स है वो बॉन्डिंग्स अचानक से अपने आप में धीरे धीरे टूटना शुरू कर देती है। तो जिस जगह इस तरीके से वो बॉन्डिंग टूटती हुई नजर आती है उसे वीक बॉन्डिंग कहते हैं। और इस वीक बॉन्डिंग की जगह को ये जिस समय डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा होता है उस समय इस वीक बॉन्डिंग की इस प्लेसमेंट को ढूंढा जाता है, जिसे ओ पॉइंट से रेफर किया जाता है, जिसे कहा जाता है पॉइंट ऑफ ओरिजिन और इनिशिएशन पॉइंट। यहां से रेप्लिकेशन इनिशिएट किया जाएगा। ओके, जब ये वीक बॉन्ड ढूंढा जाता है तो उस समय में अपने आप में इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जो इस वीक बॉन्ड्स को ढूंढ के ब्रेक करना, तोड़ना शुरू कर देता है। तो किस तरीके से तोड़ता है? जिस समय में तोड़ना शुरू कर देता है तो ये जो एंडोन्यूक्लियस नाम का जो एंजाइम होता है, एंडोन्यूक्लियस, एंडो इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म, basically it is an protein but behaves as here as a enzyme, initiation catalyst। तो यहाँ पर शुरुआत करने के लिए ये अपने आप में एक एक्साइटमेंट देता है, तो यह प्रोसेस को इनिशिएट करता है। तो एक तरह से एक मॉलिक्यूलर सीजर कहा जाता है, या एक तरीके से इसे सीजर का नाम, कैंची का नाम दिया जाता है कि ये जो एंडोन्यूक्लियस है जिस समय में ये वीक बॉन्ड जिस पॉइंट पर ढूंढ लिया जाता है उस पॉइंट पर ये एंडोन्यूक्लियस अप्लाई होना शुरू हो जाता है। जहां पर ये अप्लाई होता है अपने आप में इसकी बॉन्डिंग धीरे 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 यहां से इनके बीच से तोड़ना शुरू कर देता है। जैसे इनकी बॉन्डिंग पूरी तरीके से धीरे धीरे तोड़ना शुरू कर देता है या टूट जाती है तो नेचुरल है कि अपने आप में ये जो दो स्ट्रैंड है ये अपने बीच की बॉन्डिंग की वजह से जुड़े हुए थे, अब ये बॉन्डिंग टूट जाएगी तो ये धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाएंगे। तो जिस समय ये बॉन्डिंग टूट जाती है एंडोन्यूक्लियस की वजह से उस समय में अनवाइंडिंग प्रोटीन यहाँ पर अप्लाई होता है। और अनवाइंडिंग प्रोटीन अनवाइंड करना, यानी एक दूसरे को इस तरीके से वाइंड कर लिया था अब वो अनवाइंड हो जाएंगे, यानी इस एक दूसरे को जिस तरीके से ट्विस्ट कर लिए थे अब ये ट्विस्टिंग धीरे धीरे खुलने लगेगी। अनवाइंड प्रोटीन यहाँ अप्लाई होगा और अनवाइंड प्रोटीन की वजह से अपने आप यहाँ पर ये पूरी तरीके से दो स्ट्रैंड्स खुल जाएगी और धीरे धीरे खुलते खुलते इस तरीके से अपने आप में ये एक नए स्ट्रक्चर में बदल जाएगा, लाइक दिस। यहाँ पर ये जो वीक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग जुड़ी रहेगी और जो वीक बॉन्डिंग थी वो इस तरीके से इस पूरे दो स्ट्रैंड्स को इस तरीके से अलग अलग सेपरेट स्ट्रैंड में खोल देगा। सो दैट इज कॉल्ड एज टू बी द पॉइंट ऑफ ओरिजिन एंड इनिशिएशन पॉइंट। ओके,
देन नेक्स्ट इज द अनवाइंडिंग ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर जिस तरीके से ओ पॉइंट पर, ओरिजिनेशन पॉइंट पर, यहाँ इस जगह पे शुरुआत हुई थी, वहां से अनवाइंडिंग प्रोटीन अप्लाई होते हुए जिसे कहा जाता है डीएनए हेलिकेज एंजाइम। ये डीएनए हेलिकेज एंजाइम अनवाइंडिंग प्रोटीन का काम करता है और इन दो स्ट्रैंड्स को एक दूसरे से सेपरेट करने में हेल्प करता है। उसी समय में ये जब सेपरेट्स होते तो सेपरेट होने के बाद फिर से शायद धीरे से आके एक दूसरे से ट्विस्ट ना करे, वाइंडिंग ना करे, इस वजह से वहां पर और एक प्रोटीन अप्लाई होता है जिसे कहा जाता है SSBP, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। जब एक दूसरे से फ्री हो जाते हैं तो इस तरीके से ये प्रोटीन इनकी छोर को यहाँ बांधे रखता है और स्ट्रेच मैनर में पकड़े रखता है। जिस समय में ये प्रोटीन इस तरीके से खींच के स्ट्रेच मैनर में पकड़े रखता है वो प्रोटीन कहलाता है SSBP, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। यानी उस सिंगल स्ट्रैंड को एक जगह इस प्रोटीन ने बाइंड कर लिया है, जो कि अब अपनी जगह से हिलेगा नहीं, उसी तरीके से स्ट्रेच मैनर में खड़ा रहेगा। ओके, जिस समय में इस तरीके से ये स्ट्रक्चर डीएनए मॉलिक्यूल का बन जाता है उस समय में उसे कहा जाता है रेप्लिकेशन फोर्क। रेप्लिकेशन फोर्क का मतलब क्या है कि यहाँ पर इस जगह जिस समय में इस तरीके से ये अनवाइंड हो जाएगा तो यहाँ रेप्लिकेशन फॉलो किया जाएगा, बट इमेजिनेशन इज दैट फोर्क का मतलब होता है कि देयर में वी हैव एन टू सेपरेट पेयर्स ऑफ एन आर्म्स एंड हैविंग द मेन बेस। तो जैसे हम बोल सकते हैं कि यूनिट फोर्क जो हम पढ़ चुके हैं फिजिक्स में, इस तरीके से ये फोर्क होता है, ये उसकी दो आर्म्स होती है, ये बेसिक आर्म होती है उसकी। तो इस तरीके से ये इमेजिनेशन में ऐसे नजर आता है जिस समय में पूरी तरीके से अनवाइंडिंग हो जाता है फॉलोड फॉर द रेप्लिकेशन के लिए, तो ये इस तरीके से एक इन्वर्टेड वाई शेप में नजर आता है। तो इन्वर्टेड वाई फोर्क कहा जाता है या इसे रेप्लिकेशन फोर्क कहा जाता है। अब इस रेप्लिकेशन फोर्क एक बार अगर स्टैंड हो गई है, स्टेबल हो गई है, तो आगे की इवेंट से आगे की स्टेप या आगे की प्रोसेस फॉलो होगी। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड्स ऑन टेम्पलेट। अब टेम्पलेट किसे कहा जाता है, तो चलो इधर हम डायग्राम में देख सकते हैं। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि बिल्कुल ये हमारा इस तरीके से ये डीएनए मॉलिक्यूल था। ये डीएनए मॉलिक्यूल जिसे वो हमारा ओल्ड वाला स्ट्रैंड कहलाया जाएगा, तो जिसे हम बेसिकली कहेंगे पेरेंट डीएनए है, जो अपने आप में इन कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग में होते हैं, ATCG। इस तरीके से AG या CT में नहीं होंगे, अपोज में होंगे, कॉम्प्लीमेशन में होंगे। तो हमेशा ATCG कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग में, परफेक्ट बेस पेयरिंग में होते, जिस वजह से ये दो जो स्ट्रैंड है एक दूसरे को जकड़े रखते, पकड़े रखते हैं। पर जहां वीक हो जाता है वहां पर ये अपने आप में इस तरीके से खुल जाते हैं। ओके, सो ये जो रेड कलर का हमने यहाँ दिखाया है ये हमारा ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल है जिसे पेरेंट डीएनए बोलेंगे। अब इस पेरेंट डीएनए की इस तरीके से दो स्ट्रैंड एक दूसरे से अनवाइंड होकर रिलीज हो चुकी है, खुल चुकी है। तो खुलने के बाद ये जो ओरिजिनल स्ट्रैंड दो अलग अलग सेपरेशन में नजर आ रही है, इसे इन्हें इनिशियली टेम्पलेट कहा जाता है। इन्हें इनिशियली टेम्पलेट, यानी ये वाला जो आर्म है, या हम इसमें बोल सकते हैं ये वाला जो आर्म है इसे भी टेम्पलेट कहेंगे और ये वाला जो आर्म है इसे टेम्पलेट कहेंगे। और इनके ऊपर जब एक न्यूली सिंथेसाइज नया स्ट्रैंड बनेगा, नया एक थ्रेड बनेगा, तो उसे हम सिंपली स्ट्रैंड नाम देंगे। यानी ओल्ड वाला टेम्पलेट और न्यू वाला जब इसके ऊपर सिंथेसाइज होगा तो वो स्ट्रैंड कहलाएगा। ओके, देन उसके बाद यहाँ पर जो दिखाया गया है उसके अनुसार, जैसे सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड्स ऑन टेम्पलेट, तो इन टेम्पलेट्स पर अब न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा। अब इसमें से डिफरेंशिएशन क्या है, और एक डिफरेंशिएशन है कि यहाँ पर मैंने कुछ इंडिकेशन दिया है कि ये जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है वो इसका जो दो स्ट्रैंड है, दो धागे, उसमें से एक धागे की शुरुआत 3 प्राइम से होती है, तो उसकी एंडिंग हमेशा मे बी कंसिडरेशन में 5 प्राइम से होती है। एक मिनट, सॉरी, 3 प्राइम, सो हियर इज द 5 प्राइम, there is 5 prime, here is the 3 prime, sorry,
सो मे बी अगर इसकी एक स्ट्रैंड की शुरुआत 3 प्राइम से होती है तो उसी स्ट्रैंड की एंडिंग 5 प्राइम से होती है, यानी अपोजिट प्राइम में होती है, अपोजिट एंड शिफ्टिंग में होती है। यहाँ पर अगर उसकी शुरुआत दूसरे स्ट्रैंड के 5 प्राइम से हो रही है तो उसकी एंड 3 प्राइम से होती है। यहाँ पर हर कोई जो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल या जो ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल है हमेशा ही एंटी पैरेलल स्ट्रैंड में ही होगा, या इस तरीके से अपोजिट प्राइम फैक्टर में होगा। तो ये अगर 3 प्राइम है तो इसका एंड हमेशा 5 प्राइम होगा, ये अगर शुरुआत में 5 प्राइम है तो इसका जो एंड है वो 3 प्राइम होगा। तो ऐसा कहा जाता है कि जिस स्ट्रैंड का फ्री एंड 3 प्राइम होगा उसे लीडिंग टेम्पलेट कहा जाएगा, और जिस स्ट्रैंड का इस तरीके से फ्री एंड 5 प्राइम का होगा तो उसे लैगिंग टेम्पलेट कहा जाएगा। जो ओरिजिनल स्ट्रैंड है डीएनए की वो टेम्पलेट है, लेकिन जो फ्री 3 प्राइम एंड वाला है उसे लीडिंग टेम्पलेट, और जो 5 प्राइम फ्री एंड वाला है उसे लैगिंग टेम्पलेट कहा जाएगा। जिस समय में रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए यहाँ शुरू होगा उस समय में अपने आप में इसी 3 प्राइम वाली टेम्पलेट ही फर्स्ट टाइम रेप्लिकेशन करने के लिए लीड करेगी। दोनों की दोनों टेम्पलेट एक ही समय में रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। जब पूरी तरीके से ये पूरा स्ट्रैंड इस तरीके से नया डीएनए बना लेगा तो ही इसका डीएनए बनाने के बाद एक पूरा कंप्लीट डीएनए कंटिन्यूस में कंप्लीट हो जाएगा। बाद में इस तरीके से अगली जो स्ट्रैंड है वो पार्टिसिपेट करेगी और अगली स्ट्रैंड की नई डीएनए नए स्ट्रैंड बनाने के लिए शुरुआत होगी। ऐसा कहा जाता है कि डीएनए रेप्लिकेशन यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी देखिए यहाँ पर यहाँ से शुरुआत हुआ है तो एरो का है मुंह जो इधर है, फिर से यहाँ खत्म होने के बाद फिर से यहाँ से शुरू होता है तो इस तरफ एरो दिखाया गया है, यानी जिस डायरेक्शन में ये शुरू करता है उसी डायरेक्शन में ये कंप्लीट करता है, तो उसे यूनिडायरेक्शनल कहा जाता है। सो फर्स्ट टाइम ये 3 प्राइम फ्री एंड वाला जो डीएनए टेम्पलेट है वो अपनी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बनाने के लिए शुरुआत करता है, और इस तरीके से एक कंटिन्यूअस बॉन्डिंग में कंटिन्यूअस अरेंजमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग में एक नया स्ट्रैंड बना लेता है जिसे लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग टेम्पलेट का न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड लीडिंग स्ट्रैंड। और इधर जो लैगिंग टेम्पलेट है, लैग का मतलब होता है बाद में पार्टिसिपेट करने वाला, आफ्टर द लीडिंग स्ट्रैंड देन लेटर ऑन पार्टिसिपेट फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन, कि एक बार लीडिंग टेम्पलेट पर लीडिंग स्ट्रैंड बन के रेडी हो जाता है उसके बाद ही ये लैग करता है, ये जो टेम्पलेट है ये उसमें पार्टिसिपेट करता है, इस वजह से इसे लैगिंग टेम्पलेट कहते हैं। और इसके ऊपर जो दूसरा न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड बनेगा वो कंटिन्यूएशन में नहीं बनेगा, इस तरीके से छोटे छोटे टूटे हुए फ्रैगमेंट्स में बनाया जाएगा, यानी कुछ देर के लिए वो कंटिन्यूएशन में बनेगा फिर से रुक जाएगा, फिर से कुछ देर के लिए बनेगा फिर से रुक जाएगा। तो इस तरीके से अपने आप में छोटी छोटी फ्रैगमेंट्स में ये बनेगा। तो इन फ्रैगमेंट्स को उस समय में ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कहा जाता है, क्योंकि इन फ्रैगमेंट्स को ओकाजाकी नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड किया है, इस वजह से इनका नाम पड़ा है ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। तो एक जो स्ट्रैंड है जो लीडिंग टेम्पलेट पे न्यूली बनाया जाता है वो कंटिन्यूएशन में होता है, और दूसरा जो स्ट्रैंड है जो लैगिंग टेम्पलेट पे डिसकंटिन्यूअसली बनाया जाता है। सो आगे की इवेंट है लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड। यह बात हुई है टेम्पलेट की, अब हम बात करेंगे स्ट्रैंड की। तो लीडिंग टेम्पलेट पे बनने वाला लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग टेम्पलेट पे बनने वाला लैगिंग स्ट्रैंड। तो जिसमें मैंने कहा है कि कंटिन्यूअस सिंथेसिस होता है तो लीडिंग स्ट्रैंड कहलाएगा, और डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होता है तो वो लैगिंग स्ट्रैंड, पर पहले छोटे छोटे टुकड़ों में बनता है, फ्रैगमेंट्स में बनता है, तो इस वजह से ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। जो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड ऑन लीडिंग टेम्पलेट है वो लीडिंग स्ट्रैंड कहलाएगा, न्यूली सिंथेसाइज ऑन लैगिंग टेम्पलेट है तो उसे लैगिंग स्ट्रैंड कहा जाएगा। यही ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स जब मैच्योरेशन में चले जाएंगे तो मैच्योरेशन में जाने के बाद ये जो फ्रैगमेंट्स एक दूसरे से यहाँ पर कंटिन्यूअसली जुड़ने के लिए लाइगेज एंजाइम से इन्हें जोड़ा जाएगा,
और फिर से ये इस कंटिन्यूएशन न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड की तरह ही नजर आएगा और ये भी एक कंटिन्यूअस सीक्वेंस में अपने आप में एक नया स्ट्रैंड बन जाएगा। तो ये पूरा एक कंटिन्यूअस में नया स्ट्रैंड बन जाएगा। उस समय में इसे लैगिंग स्ट्रैंड नाम दिया जाएगा। उस समय में इसे क्या नाम दिया जाएगा? लैगिंग स्ट्रैंड नाम दिया जाएगा। ओके। देन फॉर्मेशन ऑफ द डॉटर डीएनए, जब जिस समय में ये पूरी तरीके से डॉटर डीएनए बन जाता है तो अपने आप में इस इनिशिएशन पॉइंट से टूट जाता है, लेकिन उसके पहले इसका एक डिटेलिंग हम तय करेंगे अकॉर्डिंग टू सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड ऑन टेम्पलेट और अकॉर्डिंग टू लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड फॉर्मेशन में। तो जैसे यहाँ पर हमने कहा है कि इस डीएनए रेप्लिकेशन में 3 प्राइम एंड वाली जो फ्री एंड वाली टेम्पलेट होती है वही पहले पार्टिसिपेट करती है। तो यहाँ पर हमने दिखाया है कि ये जो लीडिंग टेम्पलेट है यहाँ पर हमने ड्रॉ किया है जो एक अपनी खास बेस पेयरिंग के साथ है। यहाँ से शुरुआत करेगा 3 प्राइम से, तो यहाँ पर GATTT, तो हमने यहाँ पर भी वही दिखाया GATTT। तो यहाँ पर मैंने एक कंटिन्यूएशन में बताया, तो ये कंटिन्यूएशन में किस तरीके से बनता है एक्चुअली वो यहाँ डिटेलिंग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 3 प्राइम से शुरुआत होता है, तो 3 प्राइम पर पहली न्यूक्लियोटाइड है ग्वानिन। ग्वानिन की कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कौन है? साइटोसिन। तो ये साइटोसिन कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा। DCTP करके वो ऑलरेडी बन के रेडी होगा, वो यहाँ से आएगा। लेकिन यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए एक आरएनए का छोटा सा सेगमेंट यहाँ इनिशिएशन करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, जिसे यहाँ पर हमने जिगजैग मैनर में दिखाने की कोशिश की है, जो ब्लू कलर से है। दैट मे बी एक्चुअली कॉल्ड एज टू बी द आरएनए प्राइमर। यह आरएनए प्राइमर सिर्फ एक बार जुड़ जाता है और लीडिंग स्ट्रैंड पर कंटिन्यूएशन में बनाना शुरू कर देता है। तो एक कतार में एक के बाद एक अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लीमेशन में ये एक एक न्यूक्लियोटाइड आके जुड़ना शुरू हो जाते हैं। जैसे यहाँ ग्वानिन था कि ग्वानिन के अपोजिट में साइटोसिन नाम का जो न्यूक्लियोटाइड आके जुड़ रहा है, वो इस तरीके से दोनों की पेयरिंग कंफर्म करने के लिए 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहाँ बन जाते हैं और दोनों को यहाँ टाइट बॉन्डिंग में बांध लेते हैं। अब दूसरी है कतार में एडेनाइन। एडेनाइन की कॉम्बिनेशन में कौन है? थायमिन। थायमिन आ रहा है इसकी कतार में, लेकिन यहाँ थायमिन इस तरीके से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से एडेनिन से जुड़ जाता है, लेकिन इन 2 नाइट्रोजन बेसेस के बीच में एक गैप है। ये गैप नहीं रहेगा क्योंकि ये स्ट्रैंड एक तरह से कंटिन्यूएशन में बनना चाहिए, लाइक दिस, इस तरीके से। तो कंटिन्यूएशन में बनने के लिए ये जो साइटोसिन और थायमिन है, इनके बीच यहाँ पर जो रेड कलर से हमने दिखाया है, ये रेड कलर से एक खास तरह के बॉन्ड इन दोनों को जोड़ना शुरू कर देते हैं, जिसे फॉस्फेट डाइस्टर बॉन्ड कहा जाता है। और इस तरीके से अपने अपने कॉम्प्लीमेशन में एक एक बेस पेयर ये आरएनए प्राइमर ला के कतार में जोड़ता है और एक कतार में एक सीक्वेंस में, कंटिन्यूअस सीक्वेंस में आने के लिए फॉस्फेट डाइस्टर बॉन्ड इसे जोड़ना शुरू करता है और इस तरीके से 3 प्राइम टुवर्ड्स द 5 प्राइम ये बनना शुरू हो जाता है। तो जैसे यहाँ हमने दिखाया कि कंटिन्यूएशन में बनता है, यहाँ रुकता नहीं है, या बार बार कई सारे आरएनए प्राइमर यहाँ पार्टिसिपेट नहीं करते, तो उस समय में कंटिन्यूएशन में बन जाता है, तो उसे लीडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है, जो कि न्यूली सिंथेसाइज है। अब ये बन के रेडी हो गया, लीडिंग टेम्पलेट का काम खत्म हो गया। अब काम शुरू हुआ रेप्लिकेशन में लैगिंग टेम्पलेट का। अब लैगिंग टेम्पलेट ने अपने आप में यहाँ पर 5 प्राइम है, तो कंसिडरेशन में ये इसका एज 3 प्राइम कंसिडर किया जाएगा। फिर से यहाँ 3 प्राइम में ये ब्लू कलर का जो दिखा गया आरएनए प्राइमर जुड़ जाएगा और इसकी कॉम्प्लीमेशन में T है तो एडेनाइन, C है तो ग्वानिन, इस तरीके से आके जुड़ना शुरू हो जाएगा। पर कुछ देर बाद इसकी एक्टिविटी, इसकी एनर्जी लेस हो जाएगी और यही रुक जाएगा। अब फिर से नया आरएनए प्राइमर आएगा, नया एक छोटा सा फ्रैगमेंट बनाएगा, फिर से एनर्जी खत्म हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, फिर से रुक जाएगा, फिर से नया आरएनए प्राइमर आएगा, नया सेगमेंट बनाएगा, नया फ्रैगमेंट बनाएगा, फिर से नया आरएनए आएगा, नया फ्रैगमेंट बनाएगा। इस तरीके से पूरा लैगिंग टेम्पलेट न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड से बना लेगा। लेकिन कैसे बनाएगा? इन अ ब्रोकन पीसेस, इन अ फ्रैगमेंट्स, इज कॉल्ड द ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। ओके,
जब ये पूरी तरीके से बन जाता है, पूरे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग को ये कैरी कर लेता है, तो इस तरीके से टूटे हुए टुकड़ों में होता है। अब ये टूटे हुए टुकड़े एक दूसरे से इस तरीके से बीच बीच में जुड़ना शुरू हो जाएंगे। हम यहाँ दिखाएंगे इस तरीके से, ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स है जो इनको बार बार शुरू करने के लिए यहाँ पर ये आरएनए प्राइमर पार्टिसिपेट्स करते हैं लाइक दिस। तो ये जो आरएनए प्राइमर है, जिस समय में ये बन जाएगा उस समय में अपने आप में आरएनए प्राइमर धीरे से यहाँ से छूट जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे और अपने आप में ये एक दूसरे से जुड़ने के लिए फिर से एक्टिव हो जाएंगे। और जुड़ते समय यहाँ से लाइगेज एंजाइम, जिसे डीएनए लाइगेज एंजाइम कहा जाता है, यहाँ हमने दिया मैचुरेशन ऑफ द ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बाय द डीएनए लाइगेज एंजाइम। सो डीएनए लाइगेज एंजाइम यहाँ जुड़ जाएगा और फिर से एक कंटिन्यूएशन में अपने आप में ये एक कंटिन्यूअस स्ट्रैंड में अपीयर होना शुरू हो जाएगा, जिसे फिर नाम दिया जाएगा लैगिंग स्ट्रैंड। सो इन दिस वे वी हैव टू स्टडी एज अ डीएनए रेप्लिकेशन। जिस समय में ये पूरी तरीके से डॉटर डीएनए बन जाता है तो यहाँ से अपने आप में ये फ्री हो जाता है। फ्री होने के बाद ऐसे नजर आएगा ये हमारा पेरेंट डीएनए। इन पेरेंट डीएनए ने इस तरीके से दो डॉटर डीएनए बना लिया है। जो रेड कलर का स्ट्रैंड है वो हमें दिखाता है कि वो उसका मदर डीएनए है या पेरेंट डीएनए का एक स्ट्रैंड है, और जो ब्लैक वाला है ये न्यूली सिंथेसाइज है जो डॉटर डीएनए में पार्टिसिपेट करता है। तो इस डायग्राम के ऊपर से हम अब इसका एक खास मीन अंडरस्टूड करने की कोशिश करेंगे। हाउ टू नोन एज डीएनए रेप्लिकेशन इज द सेमी कंजर्वेटिव। यहाँ डीएनए रेप्लिकेशन तो हो रहा है लेकिन वो सेमी कंजर्वेटिव ही क्यों कहा गया है? So at the time of the formation of such a daughter DNAs, the one strand which can be from the parent DNA, that is 50% conserved from the old parent DNA, and 50% or the one another strand which is black in color is the newly synthesized strand, that is 50% is new DNA. So in this way there may be half preserved, half conserved, so called as to be the semi-conservative. Replication is going on. Daughter DNA is also formed, but in a daughter DNA replication is going on to synthesize such a daughters by the semi-conservative DNA replication. तो इस तरीके से जो एक डॉटर डीएनए बन के निकला है, एक नया मॉलिक्यूल बन के निकला ओल्ड डीएनए पेरेंट से, वो अपने आप में इसमें एक स्ट्रैंड पेरेंट डीएनए का है तो एक स्ट्रैंड न्यूली सिंथेसाइज है, यानी 50-50% सेमी न्यू है तो सेमी ओल्ड है। जैसे हम बोलते हैं कि नया क्रोमोसोम बनाया जा रहा है लेकिन यह पूरी तरीके से नया नहीं बन रहा है, यह फिर से सेमी कंजर्वेटिव है, यानी अभी भी 50%, अभी भी हाफ ओल्ड वाले पेरेंट डीएनए को ही यहाँ कंजर्व किया जा रहा है, यहाँ बचाया जा रहा है और न्यू वाले के साथ अपनी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के साथ डबल स्टैंडर्ड में बनाया जा रहा है। तो इस बेसिस पर इसे हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। सो इन दिस वे वी हैव टू स्टडीड एज विद द डायग्रामेटिक स्केच एज द डीएनए रेप्लिकेशन।